हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से जनरली अप्रैल में हमारे यहाँ 11th का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है वीडियो के माध्यम से। तो जो भी बच्चे 11th के आप जुड़ना चाहते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको हम धीरे धीरे वीडियो पे अपलोड करते जाएंगे 1 बाय 1, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद कि एकदम मेरा क्लास कुछ छूट गया है। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपका टॉपिक कुछ छूट गया है। जितना हो सकेगा हम लोग इस पीरियड में रिकवर करने का कोशिश करेंगे। और 11th स्टार्ट करने वाले बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, जेड कॉमर्स की तरफ से। आइए हम लोग आज एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का ऐसे नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सबसे पहले कॉमर्स में प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से जानते हैं उसको जनरली हम लोग। तो वो अकाउंटिंग टर्म्स यानी वो लेखांकन से जुड़े हुए शब्द, हिंदी में इसको बोलते हैं आधारभूत लेखांकन शब्द। अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन होता है, तो लेखांकन से जुड़े हुए शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका फील्ड बिल्कुल नया है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हुए होंगे आपको कि कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए क्लास बिल्कुल नया है, क्योंकि उसको कॉमर्स के बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं है। तो कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कैसे पढ़ना है, क्या करियर है, इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बतला चुके हैं। आप उसको देख ले, पहले वाला वीडियो 10th के बाद कॉमर्स क्वेश्चन मार्क, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद बात आती है कि कॉमर्स जैसा ही आप स्टार्ट करते हैं तो कॉमर्स में कुछ जरूरी शब्द जो हैं जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, वर्ड को यूज करेंगे, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। नहीं तो जब हम सम बनाएंगे तो आपको वहां लगेगा कि कौन सा बात आप बोल रहे हैं। तो लेखांकन से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं कोशिश करेंगे कि आज उन शब्दों से आपको परिचित करवा दें। ज्यादा नहीं तो इतना जरूर कि आपका काम स्टार्ट हो जाए, और धीरे धीरे और जो नए नए वर्ड्स आते जाएंगे वो हम आपके सामने रखते जाएंगे और उसको डिटेल में समझाते जाएंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो 11th का क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वो सबसे पहले आप यहाँ जो लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लें। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आधारभूत लेखांकन शब्द। आइए एक एक करके पढ़ के मैं सुना देता हूं आपको। सबसे पहला वर्ड है कॉमर्स। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वाणिज्य और व्यापार कह सकते हैं, आप बिजनेस कह सकते हैं। इसके बारे में हम बतला चुके हैं लास्ट वीडियो में। ट्रांजैक्शंस, इस वर्ड का भी यूज करेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? लेन देन। अब इसमें कई बार होगा कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है नगद लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है उधार लेन देन। इससे जुड़ा हुआ दो शब्द और आ सकता है, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आइए नंबर 3, कैपिटल। कैपिटल एक वर्ड है और कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजी। देखिए कैपिटल को पूंजी बोलते हैं। जो पैसा बिजनेसमैन अपने घर से लाता है बिजनेस में, उसको क्या बोलता है? वो किस नाम से जानता है? पूंजी। इसके बारे में डिटेल से हम समझाएंगे, पहले आप लिख लीजिए। इसका एक और नाम आप कह सकते हैं ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है इसको, ऑनर फंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आइए कैपिटल के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्राइंग। अब ड्राइंग के बारे में आप क्या सुना है आपने? ऐसे तो कैपिटल के बारे में 1 to 10 जब आप पढ़े होंगे तो कभी ये नहीं बतलाया गया होगा कि कैपिटल मीन्स पूंजी। कैपिटल मतलब स्टूडेंट या तो कैपिटल लेटर का जो अल्फाबेट है उसके बारे में या तो बात करने लगता है स्टूडेंट्स, या फिर कैपिटल मतलब राजधानी समझ लेता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ कैपिटल का मतलब राजधानी भी नहीं है और कैपिटल का मतलब कैपिटल लेटर अल्फाबेट भी नहीं है।
कैपिटल का मतलब बिजनेस में जो पैसा स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते हैं अपने घर से, या जो उसका ऑनर होता है जो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस पैसे को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब हम लोग अभी तक क्या सुनते आए हैं, ड्राइंग रूम, या फिर ड्राइंग का मतलब पिक्चर ड्रॉ करना, है ना। लेकिन यहाँ ड्राइंग का मतलब बदल रहा है, तो ये सब नया वर्ड है, इसीलिए आपको बोला गया कि जब हम लोग सम बनाएंगे आगे तो वहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उससे पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, निजी खर्च, इसको आहरण भी हम लोग कहते हैं, निजी खर्च, आहरण। अब ड्राइंग का और भी कई नाम है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ड्राइंग को हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। डोमेस्टिक यूज भी कहीं लिखा रहेगा तो आपको ड्राइंग समझना है। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर कहीं रहेगा तो उसको भी आपको ड्राइंग समझना है। अच्छा, प्राइवेट यूज कहीं लिखा रहेगा उसको भी आपको ड्राइंग समझना है। तो इतने सारे नाम हो सकते हैं ड्राइंग के, ठीक है। आप चाहें तो लिख ले ड्राइंग के क्या क्या नाम हो सकते हैं, हाउस होल्ड यूज, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, है ना। वीडियो रिपीट करके आप इसको लिख लें कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। अब संपत्ति का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक ही है अलग ही, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल आप एसेट्स का मतलब संपत्ति लिख लो। उसके बाद है लायबिलिटीज, इसको हम लोग पढ़ते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। सामान्य भाषा में जो पहले आप समझते थे कर्ज, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व यानी कर्ज। जो बिजनेस को पैसा किसी को देना है, वापस करना है, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब खर्च। आप बिजनेस कर रहे हैं इनकम कमाने के लिए, तो इनकम कमाने के लिए आपको खर्च भी करना पड़ता है, अर्निंग करने के लिए आपको एक्सपेंस भी करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अभी एक्सपेंसेस का मतलब आप खर्च लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वेजेस। वेजेस का मतलब क्या लिखा हुआ है बच्चों, वेजेस का मतलब लिखा हुआ है मजदूरी। मजदूरी का मतलब अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वहां मजदूर काम करेंगे, और मजदूर काम करने के बदले जो आपसे पैसा लेंगे उसको आप क्या कहेंगे, मजदूरी यानी वेजेस। वेजेस लिख करके आप अमाउंट लिख दीजिए तो कोई भी आदमी समझ जाएगा कि मजदूर को पैसा दिया गया है, ठीक है। आइए उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी। अब सैलरी का मतलब होता है वेतन। ये दोनों एक ही जैसा शब्द है, लेकिन दोनों का प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है, वो आगे का क्लास में आपको समझाया जाएगा। अभी सिर्फ आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के आधार पे आप इसका अर्थ समझ लीजिए। वेजेस का मतलब मजदूरी और सैलरी का मतलब वेतन। जनरली इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यूज करते हैं और इसको इनडायरेक्ट, जब सम आप बुक्स के अनुसार बनाएंगे तब। आइए परचेज। परचेज सुना हुआ वर्ड होगा आपका पहले से। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, क्रय करना, ठीक है। परचेज का मतलब खरीदना। आप जिसको बाय कहते थे, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। आइए इधर 10 हो गया, आइए इधर भी कुछ लिखा हुआ है, एक एक करके इधर रिपीट करते हैं। अच्छा, परचेज का मतलब अभी आपने सीखा क्या बच्चों, परचेज का मतलब खरीदना। अच्छा, मैंने जब सामान खरीदा तो मैंने परचेज लिखा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सामान अच्छा नहीं है या फिर मैं उसको वापस करना चाहता हूं तो उसको कैसे लिखेंगे, परचेज रिटर्न। अगर सामान वापस करना है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे अपने हिसाब किताब में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, परचेज रिटर्न लिख करके। अच्छा, परचेज रिटर्न का एक और नाम है, क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। लिख लें अच्छा से, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम लोग और क्या कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। आइए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेल। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, ठीक है। और सेल के बाद अगर बेचा गया है सामान तो वापस कभी आ सकता है, खराब होने के सेंस में, या फिर कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया इसलिए भी, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे। अगर कस्टमर आपको सामान वापस कर देता है, गुड्स वापस कर देता है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न का भी एक और नाम है, जैसे परचेज रिटर्न का एक नाम था रिटर्न आउटवर्ड, है ना, रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह जब सेल्स रिटर्न होगा, कोई सामान वापस करने आएगा, तो सेल्स रिटर्न का एक और नाम लिखा हुआ हो सकता है रिटर्न इनवर्ड। कई बार आपका क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझना है कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, बेचा हुआ सामान वापस आना। उसके बाद अकाउंट। अकाउंट का मतलब बेसिक तौर से समझिए, अकाउंट्स को हम लोग
ऐसे अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, A/C ऐसे आगे, ठीक है। अकाउंट को खाता, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल इतना जानेंगे। लेजर का मतलब खाता बही, इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा आगे आने वाले सम्स जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स का, लेजर का, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बेसिक शुरुआत में आपको बताया जा रहा है कि इतना से आपका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स। आइए यहाँ डेटर लिखा हो, डेटर का मतलब क्या होता है, देनदार। अब देनदार किसको कहेंगे, डेटर क्रेडिटर दोनों, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है और आपके लिए भी नया वर्ड है, लेकिन कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप वर्ड मीनिंग लिखिए। डेटर का मतलब होता है देनदार, आप बगल में लिख लीजिए, जो फ्यूचर में आपको पैसा देने वाला है वो डेटर कहलाएगा, ठीक है। देगा कौन, जिसको आप उधार दिए हैं, सामान दिए हैं या पैसा दिए हैं उधार, है ना, ऑन क्रेडिट अगर आप पैसा दिए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटर। अगर किसी को मैंने उधार में सामान दिया है तो उसको हम डेटर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा मुझे देगा, ठीक है। और साइड में एक और चीज लिख लें आप, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब साइड से लिख लें आप, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, हो सकता है छूट जाए बाद में, इसीलिए ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। बाय कैश मतलब नगद, ठीक है। बाय चेक अगर कहीं रहा तो समझिए कि चेक से ट्रांजेक्शन हो रहा है। आई डेटर का मतलब देनदार। अच्छा, डेटर का एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स, ठीक है। डेटर्स का एक और नाम क्या हो सकता है, बुक डेब्ट्स। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर जस्ट उल्टा, लेनदार। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार। अब लेनदार को कैसे डिफाइन करेंगे आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आप इतना समझो कि जो आपसे पैसा लेगा, है ना, जो हमारे बिजनेस से पैसा लेगा, कौन लेगा, कहीं से बिजनेस हमारा उधार खरीद के लाया होगा सामान, या किसी से हम पैसा उधार लिए होंगे, तो वो क्रेडिटर कहलाता है। तो एक चीज से जाहिर होता है कि डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है, क्यों, क्योंकि वो पैसा हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, क्यों, क्योंकि वे कर्ज के रूप में हमको चुकाना होता है, ठीक है। इतना जानना काफी है अभी फिलहाल। आई उसके बाद है बैड डेब्ट्स, एक वर्ड आएगा बैड डेब्ट्स। अब कहेंगे बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट का मतलब जो पैसा आपने उधार दिया है तो कई बार वो पैसा डूब जाएगा, और डूबने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगर उधार लेने वाला व्यक्ति बेईमान हो गया, उधार लेने वाला व्यक्ति भाग गया, उधार लेने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि हम नहीं लिए थे सामान, बहुत सारा बात हो सकता है, या उधार लेने वाला व्यक्ति किसी कारणवश चला गया ऊपर, इस परिस्थिति में व्यापारी का पैसा डूब जाता है। तो वैसे अमाउंट को बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिख करके शो करते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स याद रखना, बैड डेब्ट्स मतलब लॉस, ठीक है। हिंदी में अप्राप्य ऋण बोला जाता है इसको, बहुत कठिन है हिंदी यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। हिंदी शब्द का प्रयोग जनरली सम बनाने में किया जाता नहीं, ठीक है, नहीं करना है आपको, यही इंग्लिश हिंदी लगने लगेगा, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, उनको लगता हो कि शुरू से ही सारा वर्ड्स इंग्लिश में आ रहा है, ये वर्ड बार बार हम लोग सुनेंगे तो ये इंग्लिश वाला वर्ड हिंदी लगने लगेगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कभी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आप हमेशा बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल तो कौन सा वर्ड है, स्कूल इंग्लिश वर्ड है ना। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, बट आपको कॉलेज हिंदी लगता है, क्यों, क्योंकि आप कॉलेज का हिंदी क्या होता है, महाविद्यालय। आप कभी बोलते हैं महाविद्यालय जा रहे हैं, नहीं, क्या बोलते हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो जो वर्ड हम बार बार रिपीट करते हैं बच्चों, तो वो हमको क्या लगने लगता है, हिंदी लगने लगता है, ठीक है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश का चक्कर में ना पड़े, पहले आप बातों को समझें और दिमाग में सेट करें इसको। बैड डेट्स का मतलब पैसा जो डूब गया, ठीक है। आइए उसके बाद लिखा हुआ है 19 नंबर में डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन आपके लिए फिर एक नया वर्ड है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसे हिंदी में हरास लिखा जाता है, घिसावट बोलते हैं उसको, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स का मतलब कुछ ऐसा एसेट्स जो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं अपने बिजनेस में, जैसे मशीन है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है ना, आपका कंप्यूटर है, तो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होगा, यूज करने के बाद घट जाएगा उसका वैल्यू। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर पढ़ा जाएगा 11th में, हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें और डेप्रिसिएशन के कारण पढ़ेंगे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने तरह का मेथड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन में, डिटेल में पढ़ेंगे। बस फिलहाल आपको इतना जानना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स।
फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया यानी घट गया, उसको आप क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, आइए डेप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, एप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा एप्रिसिएशन होता है। जैसे मान लो आपका बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, अभी तो मैंने घटने का बात किया, अगर वैल्यू बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद है एंट्री। देखिए एंट्री लिखा हुआ है, एंट्री बार बार इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अकाउंटिंग का वर्क जब आप करने जाएंगे कहीं या आपको पढ़ाया भी जाएगा तो एंट्री का वर्ड करेंगे। जब कोई ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको हम लोग ऐसे बोलने में प्रयोग करते हैं कि एंट्री किया आपने ट्रांजेक्शन्स का, अपने लेन देन का एंट्री किया, लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री। ठीक है, आइए डिपॉजिट, पहले से भी आप जानते हैं डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। डिपॉजिट का मतलब जमा करना। ठीक है, कहाँ, जनरली डिपॉजिट का प्रयोग हम लोग बैंक में करते हैं। ऐसे अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप पेड कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगर किसी को आप छूट कर दे रहे हैं तो आप अलाउ कह सकते हैं उसमें, जैसे डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउ अगर आप किसी को दे रहे हैं, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन डिपॉजिट का मतलब किस सेंस में, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं डिपॉजिट कहते हैं, लेकिन वहीं से जब पैसा निकालते हैं बैंक से तो वहां विड्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, विड्रॉ। अभी विड्रॉ और ये जो ड्राइंग शुरू में आपको पढ़ाया गया, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लगते हैं कि ड्रॉ ड्रॉ दोनों एक जैसा लगता है, बट ये ड्राइंग लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ड्राइंग कई बार ड्राइंग नहीं लिखा रहेगा, आपको भी बोले ना कि इसका 4-5 नाम है, पर्सनल यूज, अगर सेंटेंस में पर्सनल यूज लिखा हुआ है तो भी आपको ड्राइंग समझना है, प्राइवेट यूज लिखा हुआ है तो भी ड्राइंग समझना है। ड्राइंग लिखा हुआ है तो ड्राइंग तो समझेंगे, डोमेस्टिक यूज लिखा हुआ है तो भी ड्राइंग समझेंगे, है ना, और हाउस होल्ड यूज लिखा हुआ है तो भी ड्राइंग समझेंगे। लेकिन जब बैंक से पैसा निकालने की बारी आएगी तो अगर पर्सनल यूज रहा तब ड्राइंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ड्रॉ रहा तो उसको हम निकालना कहेंगे। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको डिटेल से पढ़ना। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इस सारे वर्ड्स को दिमाग में सेट कर लीजिए कि इतना वर्ड मेरे पास बार बार घूम करके आएगा। ठीक है, कठिन लग रहा है क्या, एकदम आसान है। आप शुरू से क्लास 10 करते जाइए, आपको बिल्कुल इजी लगेगा कि इससे मजा और कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, आप लोग तब तक नोट कीजिए। आइए सबसे पहले यहां मैं आपको समझाऊंगा एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंसेस से ही एक्सपेंडिचर बना है, ब्रॉड फॉर्म है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर। इसको आप समझिए, तब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों। अब एक्सपेंडिचर को कैसे समझना है, देखिए आपका बिजनेस है तो बिजनेस में पैसा बहुत बार खर्च होगा। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको आप लिखते जाएं तो ठीक रहेगा। ठीक है, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड, देखिए यहाँ जगह कम है इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में मैंने लिखा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अभी आप नजरअंदाज कीजिए, पहले ही दोनों को समझिए आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, व्यापार में तो दो तरीके के खर्च होंगे, पैसा तो खर्च होगा लेकिन खर्च करने का जगह अलग अलग है, और दोनों खर्च को अलग अलग तरीके से हम लोग अकाउंट्स में उसका यूज करते हैं। कैसे, देखिए जैसे बिजनेस अगर आप चलाएंगे तो आप अपने स्टाफ को बोलो क्या देंगे, सैलरी। ठीक है, तो सैलरी को हमको समझना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि जिस स्टाफ को सैलरी आप एक बार देंगे वो एक ही बार काम करेगा, एक ही महीना काम करेगा, फिर आपको सैलरी देना पड़ेगा, है ना।
तो बिजनेस में ऐसे खर्चे जो बार बार हो, है ना, और ऐसा खर्च जहां आप पैसा खर्च करते हो लेकिन उसका फायदा आपको लंबे समय के लिए नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसा खर्च को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are required into the business for long term period and are not meant for resale. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत खर्चे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बात से ही स्पष्ट होता है जिससे हमारा पूंजी बढ़ जाए, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ जाए, जो हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं। जैसे बिजनेस में अगर आप मशीन लाते हैं, बोलिए मशीन खरीद के लाते हैं, बोलिए पैसा यहाँ भी आपका खर्च होगा मशीन खरीदने में भी, और पैसा आपका सैलरी में भी खर्च होगा, दोनों जगह खर्च होगा ना। लेकिन दोनों खर्च में अंतर है, इससे आपका कैपिटल जनरेट हो रहा है, आपका पूंजी बढ़ रहा है, और इस खर्च से आपका कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ बिजनेस को आप थोड़ी देर के लिए चला पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना अंतर। मशीन में जो पैसा आपने लगाया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा एसेट्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? एसेट्स, जिसको आप संपत्ति कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले संपत्ति हम लोग लिखे थे, एसेट्स लिखे थे ना, इसीलिए उससे पहले इसको हम समझा दे रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप करेंगे तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा? एसेट्स, और इसका लिखने का अलग तरीका है। आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और एग्जांपल ले लें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप बोलिए हर महीने बिजनेस में आपका जो व्यापार है, आपका जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे रहे हैं तो बोलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको 1 महीने का बिल देते हैं, तो बोलिए उसका फायदा आपको कितने समय तक मिलता है? 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए? नहीं सर, 1 ही महीने के लिए मिलता है, क्योंकि हमने बिल 1 ही महीने का पे किया है ना। तो इसको हम लोग कौन सा खर्च कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर खरीद लिया, बताओ तो ये कौन सा खर्च है? बताओ। कंप्यूटर, सर कंप्यूटर तो खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, तो कंप्यूटर आपके लिए एसेट्स हो गया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो सर बिल्डिंग कितने दिन के लिए? बिल्डिंग तो आदमी को 1 दिन के लिए नहीं खरीदता, 1 महीने के लिए भी नहीं खरीदता, लॉन्ग टर्म के लिए जनरली हम लोग खरीदते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी कौन सा खर्च हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए खुद आपको पता चल रहा है कि क्या आपके लिए एसेट्स है ना, कौन सा एसेट्स सब नजर आ रहा है, एक तरह से फिक्स एसेट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है ना, हो गया, इतना आप लिख सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ मजदूर काम कर रहा है, अभी मजदूर का जो काम करता था उसके बारे में हम लोग क्या सीखे थे? वेजेज, है ना, वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी, मजदूर काम करेगा, तो कौन सा खर्च है आपके लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। टेलीफोन बिल अगर आप दे रहे हैं तो ये कौन सा खर्च है बताइए? ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? अगर आप जियो का 1 महीने का रिचार्ज करवाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जियो का कोई ऐसा प्लान है जो 2 साल के लिए आपने रिचार्ज करवा लिया, 3 साल के लिए आपने रिचार्ज करवा लिया, एडवांस में पैसा आपने दे दिया, है ना। जब हम किसी को पैसा एडवांस में दे देते हैं, लेकिन वो कैसे खर्च का नेचर, उसका नेचर क्या होता है? उस खर्च का नेचर होता है रेवेन्यू वाला नेचर होता है ना। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 साल का 1 ही बार दे दें, अगर आप किसी मजदूर को सैलरी 2 साल का 1 ही बार दे दें, है ना, तो वैसा खर्चा को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़िएगा। एडवांस, या फिर इसको आप प्रीपेड भी कह सकते हैं, एडवांस, या आप इसको एडवांस ही कहिए इसको फिलहाल, फिर आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। इसको मिटा दे बच्चों, लिखना है आपको, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, मिटाता हूं। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं, कैपिटल का मतलब अल्फाबेट का
कैपिटल लेटर नहीं। कैपिटल का मतलब बिजनेस में, कॉमर्स में क्या होता है? पूंजी। कैपिटल का मतलब पूंजी। अब कैपिटल का क्लासिफिकेशन बाद में आपको पढ़ना है, कैपिटल का टाइप्स भी होता है, पढ़ेंगे इसको हम लोग बाद में। फिलहाल आपको जानना है क्या कि कैपिटल का मतलब सर पूंजी होता है, और पूंजी बिजनेस के लिए क्या होता है भाई? पूंजी बिजनेस के लिए क्या होता है, कैसे जनरेट होता है कैपिटल? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये आपका घर है, ये आपका क्या है भाई? घर। बोलिए हाउस। हाउस। और आपने पापा से पैसा मांग करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपका बिजनेस फॉर्म, जिसको आप कह सकते हो। आप बताइए कि कॉमर्स में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप अकाउंट या जो हिसाब किताब हम मेंटेन करेंगे वो किसका करेंगे? हाउस का या बिजनेस का? बताइए। बोले सर कॉमर्स का मतलब बिजनेस होता है, तो ऑब्वियस है कि हम बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात आपने कहा, बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करेंगे। अच्छा, बिजनेस का जन्म तो आज हुआ है, पहले से तो था नहीं। आप आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है। ये पैसा आएगा कहाँ से भाई? अब बिजनेस अभी कुछ नहीं है, एकदम नील। बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर में मेहनत करके आपका बिजनेस या फर्म पैसा प्रॉफिट अर्न करेगा, ई बिजनेस का अपना पैसा कहलाएगा, अपना प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा दो सोर्स से लाते हैं जनरली। एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। आप कहेंगे इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या है? चलिए एक और भी तरीका समझाते हैं। देखिए, आप जहां बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां एक बैंक भी है। आपने बैंक से एप्लीकेशन दे रखा है कि सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और बैंक से जब पैसा हम लाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? लोन। लोन कहते हैं ना? ठीक है। अच्छा, इस बैंक में, बैंक तो आपका नहीं है, बैंक या तो गवर्नमेंट का होगा या तो कोई प्राइवेट कंपनी का बैंक होगा। और यहाँ घर में आप बॉस कौन है आपका? बताइए। बोलिए सर घर में बॉस तो पापा हैं, ठीक है। अब पापा के पास आपके फर्म में पैसा आएगा, और यहाँ आते आते इस पैसे का नाम बदल जाएगा। यहां से पैसा उठ के आ रहा है ना? अब आप कहेंगे सर पैसा उठ के आ रहा है। देखिए कॉमर्स में लॉजिकल बात अब हम लोग यहां से करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका जो नाम है या जो आपका डिग्नेशन है एक तरह से घर में, वो बदलता है ना, सोसाइटी में बदलता है ना, लोगों का पद बदलता है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं हम लोग। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी शिक्षक हूं, टीचर। अच्छा, मैं अपने घर चला जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे पापा कहेगा, मेरी सिस्टर मुझे भैया कहेंगी, भैया कहेगी, मेरी माँ मुझे बेटा कहेगी। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसका स्वरूप बदल रहा है ना, फॉर्म चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, आपका भी स्वरूप बदलता है। आप अभी पढ़ने आए हो, स्टूडेंट्स हो, और आप जैसे ही घर जाएंगे, बेटा, भाई या भतीजा, जो भी रिलेशन में है, वैसा आपका फॉर्म चेंज होने लगेगा। है तो आप वही, लेकिन आपको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको उसी तरह से समझना है कि पापा का जो घर है, पापा आपको क्या दे दिए? बोलो बोलो, पापा हमको कैश दे दिए। मतलब घर से कैश भी आ सकता है, घर से आपका कोई एसेट्स भी आ सकता है, घर से कुछ बेचने के लिए सामान भी आ सकता है। मतलब घर से बेचने के लिए जो भी कुछ आप बिजनेस में लाएंगे, उसका नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? बोलो कैपिटल, पूंजी। ठीक है। अभी आपको सिखाया गया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जनरली दो सोर्स का जरूरत होता है। कई बार एक ही सोर्स से आदमी स्टार्ट कर लेता है, कई बार दोनों सोर्स का प्रयोग करता है, कई बार एक सोर्स का प्रयोग नहीं करता है। अभी आपको सिखाया गया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा हमने कहां से लाया? घर से। ठीक है। और ये बिजनेस बोलते हैं ना कि
जब बिजनेस व्यापार हो जाता है तो बहुत आदमी को आप बोलते सुने होंगे कि बिजनेस से दोस्ती नहीं, दोस्ती हमसे रखो, मेरे घर से रखो, बिजनेस से कोई दोस्ती नहीं। हाँ, वही तरीका यहाँ भी अपनाना है आपको। आपका बिजनेस से आपका पापा का भी दोस्ती नहीं, पापा अगर दिए हैं पैसा तो वो फ्यूचर में लेंगे, ठीक है। इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज कहलाता है। हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गया? लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आपको पापा को क्या करना है? वापस देना है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, आइए। अब कोई जरूरी नहीं है कि पापा, हो सकता है आपको 50,000 रुपए दे दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की और आवश्यकता है। तो और आवश्यकता है तो आप क्या क्या करेंगे? बोलिए सर, बैंक से बैंक लोन ले लेंगे। बैंक से क्या लेंगे? बैंक लोन, ठीक है। और बैंक लोन अगर आपने 10,000 ले लिया तो बताइए आपके पास कितना हो गया? 50 और 10 60, 50,000 और 10,000 60,000। आपके फॉर्म में पैसा तो 60,000 आ गया, बट आप बैंक वाले पैसे को कैपिटल नहीं बोल सकते। क्यों कैपिटल नहीं बोल सकते? बैंक वाले पैसे को आपको लोन कहना पड़ेगा, है ना। वही तरीका है। लायबिलिटीज का जो सोर्स है, जनरली दो सोर्स है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जब पैसा, आप बताइए कि कल अगर आप अपना बिजनेस में लॉस होगा या बिजनेस को आप बंद करना चाहते हो, तो ज्यादा पैसे के लिए परेशान आपको कौन करेगा? बताइए, पापा करेंगे या बैंक करेगा? कौन करेंगे बताइए? अगर बैंक आपको ज्यादा परेशान करेगा कि लोन पैसा मेरा वापस दो भाई, बिजनेस करने के लिए लिया था, इंटरेस्ट के साथ वापस दो, है ना, ज्यादा परेशान करेगा ना। इसीलिए बैंक का जो लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहा जाता है, और जो पापा का दिया हुआ पैसा है वो इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाता है। इसका प्रयोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि आप पैसा घर से लाओ या पैसा बैंक से लाओ या फिर आप पैसा अपने दोस्त से लाओ या आपका फ्रेंड है मान लो, यहां से भी पैसा आप ला सकते हैं, फ्रेंड से भी उधार ले सकते हैं, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पार्ट है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा आप कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन जो पैसा हम घर से लाएंगे उसी को कैपिटल कहेंगे, जो बैंक से लाएंगे बैंक लोन कहेंगे, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और जो दोस्त से लाएंगे वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पार्ट है। समझ गए? कैपिटल के बारे में और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कैपिटल हमारा बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। कोई अगर पूछा लायबिलिटीज क्यों, ऐसे आपको समझाना है कि पैसा आप कहां से लिए हैं? घर से। कहां के लिए? बिजनेस के लिए। क्योंकि पैसा आपको फ्यूचर में क्या करना है? पापा को या घर को वापस करना है, इसीलिए इसको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? इसको 2-3 बार आप देखिए और ऐसे आप कॉपी में बना भी लीजिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं जनरली, ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब अभी आपको सिखाया गया था, अभी लिखे थे हम लोग वर्ड मीनिंग में वहां। ड्राइंग का मतलब निजी खर्च, है ना, या आहरण, निजी प्रयोग। ऐसा होता है जैसे अभी हम लोग 2 घर यहाँ ऐसे बनाए थे। आपका ये आपका घर था और ये आपका बिजनेस था। यहां से जब पैसा यहाँ उठ के आया था, यहाँ कौन दिए थे पैसा? आपका पापा। अब यहां से यहाँ पैसा उठ के आया तो पैसा क्या बन गया? बोलो, कैपिटल हो गया ना, पूंजी बन गया। फॉर्म चेंज होता है। अभी कैसे बोले फॉर्म चेंज होता है? आप जब घर से उठ के आते हैं, बेटा से स्टूडेंट बन जाते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, तो आप घर में किसी का बेटा है, यहाँ आए तो स्टूडेंट बन गए। ठीक है, उसी तरह घर से पैसा जब उठ के बिजनेस में आ जाता है तो हमारे बिजनेस के लिए वो क्या कहलाता है? कैपिटल। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि पापा बोल सकते हैं कि बेटा जो पैसा मैंने तुमको दिया था बिजनेस के लिए, वो कुछ काम है, आप हमको वापस दीजिए। अब वापस लेने के लिए वो कई फॉर्म में पैसा ले सकते हैं। पैसा कैश में ले सकते हैं, या फिर आपने दुकान में कुछ ऐसा सामान लाया है अपने बिजनेस फॉर्म में कि वही आपको प्रयोग करने के लिए वो मांग रहे हैं कि दे दो भाई हमको कुछ थोड़ा सा, है ना, यूज करने के लिए। अगर आपने फ्रिज बेचने के लिए लाया है मान लो, तो फ्रिज अगर आप एक घर उठा के लेके चले जाते हैं और घर से पैसा वापस नहीं आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख करके
दिखाएंगे अपने हिसाब किताब में, बोलो ड्राइंग। मतलब जब बिजनेस, घर से पैसा बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल, लेकिन यहां से वापस किसी काम के लिए पैसा यहां चला गया तो इसको हम लोग ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब एक बात समझना है कि जब आप घर से पैसा बिजनेस में लाते हैं तो आपका लायबिलिटीज प्लस हो जाता है, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाता है, और जैसा ही पैसा आपके बिजनेस से घर चला जाता है तो आपका लायबिलिटीज बढ़ता नहीं है, बल्कि लायबिलिटीज क्या हो जाता है बोलो बच्चों, लायबिलिटीज घट जाता है सर, है ना। इसको आगे हम लोग और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिलहाल आप वन बाय वन जितना भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखिए, ठीक है। एक ही दिन में सारा समझाना पॉसिबल नहीं है और आपका दिमाग में जाएगा भी नहीं। जितना हम पढ़ाए हैं पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नेक्स्ट क्लास तक आपको याद रहना चाहिए। कैपिटल आज आपको मैंने समझा दिया, ड्राइंग भी आपको मैंने समझा दिया, और भी इससे रिलेटेड जितना है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, डेटर्स है, डेप्रिसिएशन है, क्रेडिटर्स है, बैड डेट्स है ना, और डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, सबको डिटेल में आपको समझाएंगे वन बाय वन करके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको और कुछ नया नया शब्द जो होगा वो नेक्स्ट क्लास हम आपको लिखाएंगे। और आप समझिए कि आज से 11th का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है अप्रैल माह से, ठीक है। जनरली हर साल अप्रैल में हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं 11 का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। आप अपने स्टूडेंट्स को भी हमारा, अपने दोस्तों में भी लिंक हमारा दे दीजिए और शेयर कर दीजिए, बोलिए घर बैठे पढ़ो, और जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप जहाँ चाहें वहाँ आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक क्लास कहीं नहीं स्टार्ट होता है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके काम के लायक जो होगा आप उसको देखिए, समझिए, और आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से आपका जो स्टडी है वो आपका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for watching this video. Okay, bye.